आइए आज हम पढ़ते हैं छठी कक्षा का दूसरे पाठ में। जो दूसरे पाठ है जो उसका भोजन के घटक, उसमें जो इससे पहले हमने मंड का परीक्षण किया था और प्रोटीन का परीक्षण किया था। अब हम वसा के परीक्षण करते हैं। उसके लिए हम खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ में हमें वसा चेक करना है उसको लेंगे थोड़ा सा। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। अब उसको थोड़ा सा कूटना है कागज़ में लपेट कर। उसके बाद कागज़ फट न जाए, इसका ध्यान रखना है। अब कागज़ को सीधा कीजिए, सीधा करेंगे और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? तो ये जो तेल का धब्बा है, इसका ये क्यों कहा है? क्योंकि जो तेल का धब्बा, तेल का मतलब वसा, ठीक है। तो ये जिस पदार्थ में तेल है इसका मतलब उसमें वसा है। तो हम थोड़ा उसको पीस के देखेंगे तो थोड़ा चिकना सा पदार्थ निकलेगा उसमें, तेल या घी जैसा। तो इसका मतलब उस पदार्थ में वसा है। तो खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा होती है, पानी भी होता है। किस किस खाद्य पदार्थ में? जैसे टमाटर में भी होता है पानी, सब्जियों में ज़्यादातर में पानी होता है। तो खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की मात्रा भी होती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थों से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। तो जैसे ये हमने वसा का परीक्षण किया था, तो इसमें मान लो हल्का सा गीला हो जाता है, क्योंकि ये अभी बताया है कि कुछ पदार्थों में जल की मात्रा भी होती है। तो अगर ऐसा हो, जल जैसा तुम्हें दिखाई दे, तो थोड़ा सुखा लेना है। तो इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा नहीं था। अगर उसको थोड़ा सुखाएंगे और सुखाने के बाद कोई तेल का धब्बा न रहे तो इसका अर्थ है कि उसमें वसा नहीं था, ठीक है। वसा की उपस्थिति उसमें नहीं थी। और अगर थोड़ी देर उसको धूप में रखने पर वो ऐसे ही गीला रहे तो वो धब्बा यूं रहता है। तो ये पता लगता है कि उसमें वसा है। तो ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? अब हमने 3 परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन और मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? तो इनका ये आगे जब देखेंगे तो हमने 3 पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। हमने पाठ 1 में पढ़ा था कि 5 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये पढ़े थे। लेकिन इनमें हमने 3 का परीक्षण किया है। अब विटामिन और खनिज लवण भी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। क्या इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब ये हम पढ़ेंगे कि सभी जो पोषक तत्व हैं इनकी आवश्यकता क्या होती है। तो ये 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये याद करना है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? जो ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए काम करने के लिए, वो ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तव में यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त। मान लो 1 किलो हम कार्बोहाइड्रेट खाएं और 1 किलो हम वसा खाएं, तो हमें वसा जो है उससे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक बार में 50 ग्राम चावल खाए हैं और 50 ग्राम हमने घी खाया है, तो हमें घी से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये है वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब यह चित्र 2.3, इसमें ये कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? गेहूं में
शकरकंदी में, आलू में, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये तुम्हें याद रखना है और इसे खाना है। कार्बोहाइड्रेट खाया करो, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद ये वसा है। वसा देखो, ये सब चिकनी, तुमने देखा होगा जब हम इसको पीसते हैं तो सब में तेल निकलता है। ये तो पहले से ही तेल है इसमें, और ये तिल है, जैसे बादाम है, काजू है, मूंगफली, इनमें सब में तेल होता है। और ये जो है ये इनमें भी चिकनाई होती है, इनमें भी सब चीज़ों में तेल चिकनाई होती है। तो ये है वसा के स्रोत। ये पादप स्रोत है। पादप स्रोत मैंने बताया था पहले चैप्टर में। पादप स्रोत क्या होता है? जो पौधों से मिलते हैं, जो पौधों से, मतलब पौधों से हम प्राप्त करते हैं। जैसे मूंगफली पौधों से प्राप्त करते हैं, तो ये है तिल, बादाम, ये सभी पादप स्रोतों से मिलते हैं। और ये जंतुओं से मिलते हैं ये सब। तो ये जंतु स्रोत है जिनसे हमें वसा मिलती है। इसके बाद ये रहे चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, ये सभी क्या है? प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत ये पौधे। देखो सब में जो ये चीज़ें हैं, इनकी सबकी फलियाँ होती है। तो जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें प्रोटीन होता है। उसके बाद ये प्रोटीन, इनसे भी प्रोटीन मिलता है। जैसे मछली से, पनीर से, दूध से, माँ से, इनसे प्रोटीन मिलता है। अब हमने ये देखा है प्रोटीन मछली से और माँ से, इसमें दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, और इन्हीं से ये देखा था हमने वसा भी मिलते। तो एक ही वस्तु से, जैसे मान लो मछली से वसा भी मिलती है और प्रोटीन भी मिलता है, अंडे से वसा भी मिलती है और प्रोटीन भी मिलता है। तो एक ही वस्तु में 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व हैं। अभी देखिए इसमें ये जंतु स्रोत है, ये जंतुओं से हमें प्रोटीन मिल रहा है और ये हमें पौधों से प्रोटीन मिल रहा है। अभी इसमें विटामिन, अब ये है देखो, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता में किस लिए होती है? शरीर की वृद्धि के लिए, मतलब जब बढ़ते हैं तो ये प्रोटीन से बढ़ते हैं हम, और स्वस्थ भी रहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ये क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए उपयोग होता है, इसलिए हम इसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं प्रोटीन को। और जो कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या कहते हैं? ऊर्जा वर्धक भोजन, क्योंकि उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है? प्रोटीन विभिन्न पोषक तत्वों का कार्य, और ये है पढ़ा हमने। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन है, उसके बाद हम विटामिन पढ़ते हैं। अब विटामिन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।